feeling out of the world. So, which attempt was this? Now it was technically it was fourth attempt, but after study it was my first attempt only. Okay, so first, Earlier three attempt was just given to roam around the city. Like मैंने पहले अटेम्प्ट भरा बठिंडा, चलो बठिंडा घूम लिया, फिर चंडीगढ़ घूम लिया, सिर्फ इसी वजह से। तो आप कहीं काम कर रहे थे? जी मैम, अभी डब्ल्यू में हूँ मैं, पहले एसबीआई पीओ था, डब्ल्यू एंड सी ए जी। ओके। एसबीआई के बाद यूजुअली पीपल थिंक हाँ हम आरबीआई दे देते हैं बिकॉज वहाँ प्रेशर भी ज्यादा रहता है। जी जी मैम, बिल्कुल। एंड एनीवेज आरबीआई तो इज अ वेरी गुड जॉब। तो हाँ वो तो है। सो हाउ, मतलब पहले 3 अटेम्प्ट्स आपने ढंग से क्यों नहीं तैयारी किया? मैम आरबीआई में कभी जाना था ही नहीं ना, मुझे शुरुआत से यूपीएससी में आना था। ओके। तो आरबीआई का सिर्फ सिर्फ और सिर्फ घूमने के पर्पज से भरा था, मैं और मेरा फ्रेंड इकट्ठा भरते थे, यहाँ जाएंगे घूम के आएंगे, बात खत्म। पेपर दे के आ जाएंगे। हाँ बस पेपर देखा, प्री का पेपर में बैठते और बस 2 घंटे निकालते उधर और आ जाते वापस। कभी जाना ही नहीं था मैम, कभी सोचा ही नहीं था कि आरबीआई में जाना है। इस बार डब्ल्यू में था मैं, तो लगा कि यूपीएससी पता नहीं होगा नहीं होगा, आरबीआई करते हैं पहले। तो आरबीआई का तैयारी करके इस बार फर्स्ट ही था ये, ऐसे मानो मैम, प्री अमेज दिया गया। ओके, तो हम तीनों फेजेस में वील डिस्कस किया आपने कैसे तैयारी किया। सो तो व्हाट वाज योर तो मैं स्ट्रैटेजी फॉर क्वांट्स एंड रीजनिंग? मैं क्वांट्स और रीजनिंग के लिए मेरा शुरुआत से एसएससी और बैंक का बैकग्राउंड था तैयारी का, तो मुझे इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बट क्वांट और रीजनिंग का सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटेजी आती है, आप पहले फॉर्मूलाज देख सकते हो कि कैसे होगा, बट प्रैक्टिस इज द मेन की सर। प्रैक्टिस आप जितना करोगे ना उसके क्वेश्चंस की, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना आगे जाओगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कम प्रैक्टिस से चल जाएगा काम। आप 500 क्वेश्चन करोगे, किसी ने 100 किया, तो ऑब्वियसली आप अच्छा स्कोर करोगे। मैथ्स और रीजनिंग का लो सिर्फ ये रहेगा, सिर्फ प्रैक्टिस। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो आप कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे थे, ऑनलाइन ही या बुक्स? हाँ ऑनलाइन ही मैम, सारा ऑनलाइन मैम। मेरा यही रहता था कि सर्च करता रहा मैं, जैसे कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, टाइम स्पीड डिस्टेंस हार्ड क्वेश्चंस पीडीएफ, वो डाउनलोड किया एक पीडीएफ, चलो हो गया। उस फिर ऐसे करके पीडीएफ ढूंढता रहता, जो 10 क्वेश्चन की मिली, 50 की मिली, 100 की मिली मैटर में। ओके। एंड इंग्लिश, इंग्लिश में भी तैयारी किया था? हाँ इंग्लिश में मैम अखबार, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा मैम। हम्म। न्यूज़पेपर अपने जितना पढ़ेंगे, जितना अपने रीडिंग करेंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ो चाहे कुछ भी पढ़ो, इंग्लिश रीडिंग से ही इंप्रूव होगी। आप जी ग्रामर कितनी भी पढ़ लो, कितना भी रटिफिकेशन कर लो, आपकी कभी इंप्रूव नहीं होने की जब तक आप प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट होते नहीं देखोगे रूल्स को, कि हाँ रीडिंग में पैराग्राफ में कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। और वहां पर बहुत लेंदी इंग्लिश आती है मैम, पेपर में इस बार भी बहुत लेंदी इंग्लिश आई थी। जब आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं है तो आप 10-12 तो क्वेश्चन में ही है, आपको हो जाएगा कि नहीं है, बिल्कुल और सही नहीं बात है। पढ़ा जा रहा। अच्छा, तो आप न्यूज़पेपर्स आप रेगुलरली आप पढ़ रहे थे? हाँ न्यूज़पेपर की आदत है मैम मुझे, हिंदू और मिंट। मिंट अभी स्टार्ट किया था 6-7 महीने से, हिंदू में पढ़ रहा हूँ कब से। न्यूज़पेपर तो सब हर बार आपकी हेल्प करेगा। फेज 1, फेज 2, जी मैम, इंटरव्यू, एवरी टाइम। हर जगह मैम, बिल्कुल मैम, और न्यूज़पेपर में सब कुछ मिलेगा मैम। जनरल अवेयरनेस में आपने क्या किया? बिकॉज पेपर का पैटर्न बहुत बदल रहा है एंड जनरल अवेयरनेस इज एक्चुअली बिकमिंग टफ। जनरल अवेयरनेस इस बार काफी ज्यादा टफ आई थी मैम, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो था। मैंने मिंट न्यूज़पेपर, आपको जैसे बताया, मिंट न्यूज़पेपर फॉलो किया था। मिंट न्यूज़पेपर में अपने को डिटेल डिस्कशन मिल जाता है हर चीज के बारे में, तो काफी हद तक हो गया था उससे। दूसरी चीज, यूट्यूब पे मैम जनरली आप सीधा लिखेंगे ना फाइनेंस वीडियोस, सिर्फ करंट अफेयर्स फाइनेंस रिलेटेड, ऐसे करके कुछ भी वीडियो देख लो। मैटर नहीं करता कि वो आरबीआई से रिलेटेड है, मैटर नहीं करता वो एसएबी से रिलेटेड है, डजंट मैटर एट ऑल। मैंने देखा बच्चों को, बच्चे आरबीआई लिखा होगा तभी आरबीआई का वीडियो देखेंगे, नहीं तो वीडियो नहीं देखेंगे, ये तो आरबीआई से रिलेटेड है ही नहीं। अब वो फाइनेंस का वीडियो है तो देख लो, काम आएगा। वो फाइनेंस का वीडियो मैंने ऐसे करके वीडियोस यूट्यूब पे बहुत देखे थे मैं, बहुत ज्यादा वीडियोस देखे थे करंट अफेयर से रिलेटेड। आरबीआई की साइट जो है, आरबीआई की साइट में जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था, मेन मेन जो 1 महीने का देखा मैं, सारा साइट तो मैं मुझे एक्सप्लोर नहीं हो पाई। 1-1.5 महीने की साइट देखी थी, इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल लग रहे थे वो थोड़ा थोड़ा पढ़ा। बाकी मैंने वीडियो से ही हुआ, सारे यूट्यूब वीडियो पढ़े थे मैंने, वीडियोस कोई देख भी के वीडियो उठा के देख लेता था, कोई भी वीडियो मेमोरी में क्वेश्चन फट से आ जाता है, ये तो है। एकदम से आ जाता था। तो कितने महीने का आपने जीए के लिए तैयारी किया?
4-5 महीने की जीए पढ़ी थी मैंने, और लास्ट के 1 मंथ में ही मैंने प्री की तैयारी की थी, 15-20 डेज में। अच्छा। और लास्ट के 10 डेज मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे लास्ट के 10 डेज। ओके। इसके अलावा कुछ नहीं किया। एंड फेज 2 में फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। फेज 2 का मैम एक रोलर कोस्टर राइड रहती है एक बच्चे के लिए। जैसे मैनेजमेंट में आएगा तो उसको लगेगा बहुत इजी है, इकोनॉमिक सोशलिस्ट में जाएगा तो बहुत ऊपर अप हो जाएगा, इंग्लिश बीच बीच में से रहती है। तो मैम मेरा तो फेज 1 जैसा हुआ था इस बार, बिल्कुल अलग सा पैटर्न आया था। और वो फेज 1 मुझे लग रहा था नहीं होगा क्लियर, किसी हालत में मेरा पेपर क्लियर नहीं होने का प्री का। तो मैंने तैयारी करी तो की नहीं थी मैम। 10 दिन बाद रिजल्ट आया था प्री के, और मेंस में बचे थे सिर्फ और सिर्फ 20 दिन, 12 दिन, सॉरी। 12 दिन बचे रहे। 18 तारीख को रिजल्ट आया था, 30-31 तारीख को मेंस था। 12 दिन फिर पढ़ा मैंने जो पढ़ा मेंस का। मेंस का मैम क्या रहता है कि जो मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, मैनेजमेंट का टॉपिक अपने को श्योर है कि आपको कहीं भी घुमाएगा नहीं, वो डायरेक्ट टॉपिक पूछेगा। तो मैनेजमेंट कुछ में मुझे फायदा मिला, मेरा एमकॉम में ये सेम टॉपिक्स थे, बीकॉम में सेम टॉपिक थे, तो मुझे हल्का फुल्का आइडिया था। और लास्ट ईयर मैंने एक सेबी अटेम्प्ट किया था सीरियसली, और मेंस तक भी एग्जाम दिया था, उसमें मैंने पढ़ा हुआ था लास्ट ईयर का। तो मुझे इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, टॉपिक का मुझे आइडिया था सबका। कुछ मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट है तो मैं देखता रहता हूँ ऐसी वीडियोस इनके। तो मैनेजमेंट का जो टॉपिक था मैंने सारा चैट जीपीटी और बार्ड से किया। चैट जीपीटी और बार्ड को लगाया काम पे। अच्छा। उन पे क्वेश्चन, सिलेबस का टॉपिक मैम यूट्यूब पे अगर हमने क्रोम पे ढूंढने जाएंगे तो पता नहीं लगेगा कैसे, नहीं वो पता। आंसर नहीं दे पाएगा किसमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, कुछ नहीं पता लगता। मैं सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी पे सर्च करता और बार्ड पे सर्च करता, दोनों में से जो मुझे कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा देता आंसर। जरूरी नहीं है वो लेंदी हो, लेंदी होना अच्छा आंसर होना जरूरी नहीं है, शॉर्ट भी हो सकता है, बट वो कितने अच्छे से समझा पा रहा है अपने को। उससे मैं चैट जीपीटी बात से ये फायदा है कि टॉपिक की क्लैरिटी जल्दी आती है, क्योंकि आपको कोई लाइन नहीं समझ आ रही है तो आप उसमें लिख सकते हो कि प्लीज एक्सप्लेन द थर्ड लाइन इन हम्म। मोर डिटेल मैनर, इन मोर डिटेल मैनर। तो वो समझाता रहेगा एग्जाम्पल से समझाता रहेगा, जैसा आपको कहे समझाता रहेगा। वो आपका पर्सनल टीचर है एक तरीके से। तो चैट जीपीटी बार्ड से मैंने मैनेजमेंट पूरी उससे की है, मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट पड़े होंगे चैट जीपीटी बार्ड के, उसमें लिखे हुए सर्च किए हुए सारे। और जो इकोनॉमिक सोशल इश्यूज था मैम, स्कीम्स मैंने जितनी हो पाई बजट्स में जितनी आ रही थी मैम वो तो मैंने पढ़ी थी, और बाकी मैक्सिमम तो नहीं कर पाया था मैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इनकी रिपोर्ट जरूर की थी मैंने ओरिजिनल साइट पर जाके। इनकी छोटी छोटी रिपोर्ट होती है, ज्यादा बड़ी रिपोर्ट भी नहीं होती, 5-5 पेजों की रिपोर्ट होती है। वो रिपोर्ट जरूर पढ़ी थी मैम, उसमें से क्वेश्चन भी आया था सीधा 20 नंबर का वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में से। तो रिपोर्ट पढ़ना ही पड़ेगा मैम। इकोनॉमिक्स में मेरा स्कीम्स इतनी नहीं पढ़ पाया तो एमसीक्यू इतने अटेम्प्ट नहीं हो पाए थे। रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी थी, क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट पढ़ी थी, तो उससे रिलेटेड मैंने डिस्क्रिप्टिव सारा अटेम्प्ट कर लिया था। मैनेजमेंट आपको बताया चैट जीपीटी बात से ही सारा टैकल किया कंप्लीट 10-12 दिन में। और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड थी तो कराया था मैंने। अच्छा, तो लेकिन डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का आपने प्रैक्टिस कैसे किया फिर? डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस का मैम ऐसा है कि मेरा जो जॉब है ना, वो जॉब मुझे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस डेली करवाता है। मेरा काम ही यही है कि ऑडिट करना, मुझे इश्यूज देखना कंपनी में क्या इश्यूज चल रहे हैं, और उसके बाद समझना उस इशू को अपने दिमाग से उतारना पेज पर, ताकि सामने वाले को अच्छे से समझ आए। तो मेरा सारा दिन काम ही वही होता कि मेरे दिमाग के डाटा को पेज पर उतारना, टाइप करना। मुझे 5-6 पेज फटाफट फटाफट लिखने पड़ते थे, और उसमें तो गलती होने के चांसेस मेरे बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि बिल्कुल लीगल चलता है मेरा। तो अगर मैं एक लाइन भी गलत लिख दूं तो मेरे ऊपर एक्शन हो सकता था। तो वो चीज का बहुत फायदा मिला मैं मुझे। तो बच्चों को यही रहता है मैम कि सबसे ज्यादा इग्नोरेंट चीज जो होती है, सबसे पहली चीज इग्नोरेंट रहती है वो टाइपिंग। टाइपिंग ये बच्चे प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं करते कभी भी। टाइपिंग में एरर भी टाइपिंग की प्रैक्टिस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है मैम, टाइपिंग प्रैक्टिस। मतलब लिखते 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 ना स्लो हो जाती है टाइपिंग, और सोचता ज्यादा जल्दी है लिखता स्लो है। तो बैलेंस नहीं बैठ पड़ता टाइपिंग का, पेपर ही नहीं पूरा अटेम्प्ट हो पाता। पहली चीज। तो दूसरी चीज है मैं सिटिंग, पूरा दिन सिटिंग करते हैं तो थर्ड जो पेपर होता है वो खराब होता ही होता है बच्चों का। सिटिंग की प्रैक्टिस नहीं है। जब तक आपको सिटिंग की प्रैक्टिस नहीं, जो वर्किंग एंड पर्सन है वो तो कर लेंगे क्योंकि वो सारा दिन सिटिंग करते हैं ऑफिस में, उनको दिक्कत नहीं आएगी। जो नॉन वर्किंग है, फ्रेशर्स है, उनके लिए है कि वो सिटिंग नहीं करते कभी भी। तो सिटिंग की प्रैक्टिस होना चाहिए फुल डे। फुल डे आप सिटिंग कर पाओगे तभी हो पाएगा। मेरे साथ में ही मैं जब मेंस का पेपर देने गया था ना, मेरे साथ में बच्चे बैठे थे कई, काफी अच्छा बैकग्राउंड उनका और काफी अच्छे उनकी नॉलेज। सिर्फ किस वजह से वो पेपर नहीं पूरा कर पाए, टाइपिंग स्पीड। अच्छा। टाइपिंग स्पीड नहीं थी, पेपर नहीं पूरा हुआ। और मेरा पेपर आधा आधा घंटा पहले हो रहा था सारा कंप्लीट, चेक भी कर पा रहा था मैं। सिर्फ टाइपिंग मेरी 50-55 की टाइपिंग स्पीड थी, तो उससे फायदा बहुत मिला मुझे। फटाफट फटाफट टाइप करके, आप गलत हो जाता है उसको रिटर्न भी करना है, और लाइन पहले लिख दिया मैंने एक पैराग्राफ, फिर लगा नहीं यार थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, फिर वो सारा चेंज करने के लिए ना आपको टाइम चाहिए। तो टाइपिंग स्पीड तेज होगी तभी आप कर पाओगे उस चीज को।
और आंसर बनाने की प्रैक्टिस मैम होनी चाहिए। सबसे पहली चीज अपने पास डाटा होता है, नो डाउट आपको कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपको जैसे मुझे पूछा रहा वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन रिपोर्ट करने कुछ क्वेश्चन था, वो मुझे पता था, माइग्रेशन रिपोर्ट पता थी सारी, सारा डाटा पता था मुझे, पर उसको आपको पेपर में उतारना कैसे है, सही बात है। उसको पेपर में आप कैसे उतारोगे, इंप्रेसिव वे होना चाहिए। इंप्रेसिव वे का मतलब फैंसी वर्ड्स यूज करना नहीं है, इंप्रेसिव वे का मतलब आप कितना इजीली समझा पा रहे हैं सामने वाले को, सामने वाला कितना इजीली समझ रहा है उस चीज को, कि हाँ उसको सारी बात समझ आ गई जो उसने पूछी थी। वो मैम आएगी आप अगर प्रैक्टिस करोगे, इस टाइप की प्रैक्टिस करोगे, कि कोई भी एक वीडियो देख लिया, कोई भी एक फिल्म देख ली, चाहे चाहे एक मूवी देख ली, उस मूवी को एक पेज पर उतार लिया कि किसी को मूवी समझानी है, तो कैसे समझाओगे आप। इस टाइप की प्रैक्टिस जो बच्चे करेंगे ना मैम, उनको बहुत फायदा मिलने वाला है, जो ये कोई नहीं करेगा। मैं प्रैक्टिस ये गारंटी देता हूँ, कोई नहीं करता इन चीजों को, फटाफट डाटा रटने में लगे रहते हैं, डाटा रटने में लगे रहते हैं सही बच्चे। बात है। प्रैक्टिस और इज द इंग्लिश की। का डिस्क्रिप्टिव में मैम प्रैक्टिस इज द की मैम। और डिस्क्रिप्टिव में मैम इतना पता क्या होता है, डिस्क्रिप्ट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में वो आपकी कोई नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं, वो इंग्लिश की चेक करे आपकी इंग्लिश कैसी है। तो कभी भी इंग्लिश में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये श्योर होता है, कि जिसमें टिपिकल आपको पता ही ना हो क्वेश्चन में लिखना क्या है। हमेशा जनरल मुद्दा आएगा कोई ना कोई, कि जनरल कोई भी इसमें बहस कर पाए, उसमें आपकी लिखने की प्रैक्टिस उसी से बढ़ेगी जब आप उस कोई भी जनरल कोई भी टॉपिक को लेके लाइक अभी जैसे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, टीयर गैस का अटैक हुआ रिसेंट, उसके ऊपर आपके क्या व्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे व्यूज होंगे, वो व्यूज को लिखो, आप लिख के शॉर्ट फॉर्म में जितना शॉर्ट लिख सकते हो उसको लिखो और सामने वाले को समझाओ। उससे क्या होगा ना, अपने को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आएगी, वही डिस्क्रिप्टिव है, वही डिस्क्रिप्टिव पूछना चाह रहे हैं वो। मैं प्रॉब्लम पता क्या आती है, जो चीजें मैंने एग्जाम में सीखी देख के, पहले लग रहा था 600 वर्ड्स कैसे पूरे होंगे, 600 वर्ड्स हैं 20 मार्क्स, वहां पर जाते जब अपने को क्वेश्चन नहीं आता तब इतनी प्रॉब्लम नहीं है, जब क्वेश्चन आता होता है तब ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तब 600 वर्ड्स एक सेकंड में पूरे हो जाते हैं, कि यार 600 वर्ड पूरे हो गए, लिखा कुछ चाहिए नहीं, फालतू चीजें लिखने लग जाता है बंदा, लाइन बना नहीं पाता पूरे, कि कितने देर में पूरा करें इसको, कैसे पूरा होगा, वो चीजें नहीं पूरी हो पाती। तो इन चीजों पर बच्चों को फोकस करना चाहिए, कि ये चीजें आपकी नॉलेज के साथ साथ चलनी चाहिए। आपकी नॉलेज दिखेगी तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, आपके पास नॉलेज आप उधर शो ही नहीं कर पा रहे, आप उधर लिख ही नहीं पा रहे, तो फायदा उस चीज का। बिल्कुल सही बात है। तो एंड डिस्क्रिप्टिव इसमें मेंस में सभी मैम ये लैक चीजें काम करते हैं, आएंगी। आपको सब आता है बट आप सामने वाले को कभी नहीं समझा पाते हैं। बिल्कुल 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 मैम, आपको आना इम्पोर्टेंट है, बट इतना भी नहीं है कि आप समझा ही नहीं पा रहे, तो आपको आना क्या फायदा उस चीज का। राइट। एंड तो इसलिए नेक्स्ट यही चीज सेम इंटरव्यू में भी उतनी ही मैटर करती है। इंटरव्यू का आपने कैसे प्रिपेयर किया? बिल्कुल मैम, इंटरव्यू का तो मैम बढ़िया हुआ था, कि इंटरव्यू मेंस का जो पेपर, ईएसआई का मैम पेपर बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल आया था, और मेंस में भी श्योर था कि मेरा नहीं होगा, मेंस में नहीं होगा। पहली बार अटेम्प्ट था, मैं एग्जाम लगता रहा कि इतना बड़ा एग्जाम है ये आरबी ग्रेड बी, और मेरे जैसे का क्यों होगा, मैंने कितने टाइम पहले एग्जाम देने छोड़ दिए थे, और ये, तो मैंने कहा नहीं होगा। तो 10 दिन तक तो कुछ तैयारी नहीं की थी, जैसे रिजल्ट आया पास हो गए तब तैयारी करनी स्टार्ट की। तब ऐसा था कि 10-15 दिन में इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, लास्ट ईयर का ट्रेंड देखा तो मुझे लगा कि 10-15 दिन में इंटरव्यू, तो फटाफट फटाफट तैयारी करनी है, तो आरबीआई की साइट देखी, और ये श्योर था, इंटरव्यू के 2-3 फैक्ट श्योर थे, कि भाई आपकी नॉलेज चेक करने नहीं बैठे, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करने बैठे हैं। आपको हल्का फुल्का टॉपिक आइडिया होगा, आप उसको कैसे बोल रहे हो, और लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, आप हिंदी में बोल रहे हो चाहे इंग्लिश में बोल रहे हो, मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप कैसे टैकल करते हो, आपका बोलने का वे कैसा है, आप कैसे अगले को समझा रहे हो, इंप्रेसिव होना चाहिए। तो मैं वो टॉपिक टॉपिक का आइडिया लेता रहा, कि जो जो मेन में टॉपिक मुझे आते हैं दिमाग में, सीबीटीसी आया, यूपीआई आई, जो भी टॉपिक आता, मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो देख लेता, 5 मिनट का यूट्यूब पर देख लेता। फिर क्या हुआ, मैं कॉल लेटर आ गया, कॉल लेटर आया तो मुझे 3 महीने मिल गए थे, 6 दिसंबर को आया इंटरव्यू। 3 महीने मिले तब तो लगा, मेरे दोस्त का भी था 6 दिसंबर को, सेम था मेरा, हम दोनों का इकट्ठा ही था। तो हमने कहा कि यार अब तो ना, बस एकदम रघुराम राजन बन के ही जाना है अपने को वहां पर, इतना पढ़ लेंगे। तो ठीक है, पर वो 3 महीने कैसे निकले ना मैडम, पता ही नहीं लगा। अभी बात इंटरव्यू से 10 दिन पहले बात कर रहे हैं हम, कि यार परसों बात की थी 3 महीने पढ़े थे, आज बात कर रहे हैं 10 दिन रह गए सिर्फ, ये कैसे। अब फटाफट तैयारी करो, फटाफट तैयारी करो। तो छुट्टी ली मैम ऑफिस से भी मैम काफी टफ वर्किंग चलती है मेरी, सुबह से लेकर रात हो जाती है, तो ऑफिस में ही रहता हूँ सारा दिन। तो छुट्टी लेके मैं घर पे गया, घर पे जाके मॉक इंटरव्यूज वगैरह दिए, मॉक इंटरव्यू दिए। और उस टाइम टाइम तो जरा था नहीं, टॉपिक आइडिया हो चुका था हल्का फुल्का, पर टॉपिक सर्च करने का टाइम नहीं था मेरे पास। क्योंकि अब मैम वो आपसे ऐसा नहीं पूछने वाले थे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है, वो आपसे ये पूछने वाले थे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्यों लाया गया। अब ये चीजें आप कहाँ से ढूंढोगे फालतू में। तो चैट जीपीटी बार्ड काम आया मेरे, मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस कई बनाए, और चैट जीपीटी बार्ड को लगाया काम पे, और वो चीजें सारी सर्च की मैंने, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन बना बना के काफी आइडिया लिया क्वेश्चंस का।
तो एक उसमें होता है, मैंने अपना जितना बायोडाटा था मेरा, जो मुझ पे एचआर टाइप क्वेश्चन बन सकते थे कि आपने एसबीआई पीओ को छोड़ा, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में गए हो, आप गेस्टेड ऑफिसर पोस्ट छोड़ के क्यों आ रहे हो, इस टाइप की जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मुझ पे, वो सारे मैंने अपना बायोडाटा डाला चैट जीपीटी पे और बोला कि तुम स्टूडेंट, मैं इंटरव्यूअर, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना। चैट जीपीटी का आया यस। तो मैंने क्वेश्चन पूछे और उसने इतने इंप्रेसिव आंसर दिए, इतने इंप्रेसिव, उसमें से मुझे काफी आइडियाज मिले चीजों के। वो काफी, मैं 4-5 घंटे के इंटरव्यू लिया। तो इन चीजों से, उन टेक्निक से इंटरव्यू में मुझे आइडिया भी हो गया, आइडियाज भी नहीं मिले, और सब कुछ इंटरव्यू सही भी हो गया। इंटरव्यू में जब देने गया था मैं 6 दिसंबर को, तो ये जितना पढ़ा था मैंने सब फेल कर दिया उन्होंने 1 सेकंड में। 1 सेकंड पहले क्वेश्चन पे फेल कर दिया उन्होंने मेरा। और मुझे अगर 6 महीने और भी मिलते तो भी मैं वो चीजें ना पढ़ता। वो मुझसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि आप अकाउंट स्टूडेंट हो। मैं कहा जी सर। आप एसबीआई में काम कर चुके हो? मैं कहा, अभी आप इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट में हो। मैं कहा ठीक है। तो कह रहे कि आरबीआई की बैलेंस शीट तो फिर आपने पढ़ी होगी। मैं कहा हाँ सर बड़ी है, नो डाउट, पूछ लो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था आरबीआई की बैलेंस शीट में, पर ठीक है चलो आप पूछ लो। कह रहे चलो बताओ, आरबीआई बैलेंस शीट के ऑफ बैलेंस शीट जो आइटम है, उन ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर रिस्क क्या हो सकती है? अब मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया मैडम उनका कि क्या पूछ रहे हैं ये मुझसे। अब ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की रिस्क क्या हो सकती है? ऐसे ऐसे करके इन्होंने मुझसे आरबीआई के बैलेंस शीट में क्या रिस्क हो सकती है, इंडिया में से पैसा अगर खत्म हो जाए, पूरा कैश खत्म हो जाए, सारी इंडिया में रिजर्व खत्म हो जाए, आरबीआई का सब कुछ खत्म हो गया, तो बैंक अगर कोई लेंडर और राज रिजोर्ट के चलते आरबीआई से पैसा मांगने आ रहा है, तो आरबीआई कहाँ से पैसा देगा? कैश कहाँ से देगा? तो वो मैंने कहा पैसा छाप लेंगे नया करेंसी, क्या दिक्कत है? तो वो कह रहे हैं कि नहीं है सर, करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। कह रहे हैं, मैं कहा सर, कहते फिर बताओ, मैं क्या उधार ले लेंगे? दुनिया से पैसा खत्म है ही नहीं, करेंसी नहीं है, तो बताओ। कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या करें। वो क्या होता, मुझे प्रेशर में डालना चाह रहे थे, कैसे करना चाह रहे थे मुझे नहीं पता कुछ। बाकी कह रहे आपने एसबीआई में काम किया है? मैं कहा, मुझे लगा कि कह रहे कौन सी फील्ड में काम करते रहे, कौन से काउंटर पे बैठते रहे? मैंने कहा सर मैं एसएमई और पी लोन सेक्शन में बैठता, लोन ऑफिसर था वहाँ पे। तो मुझे लगा लोन से रिलेटेड कुछ आएंगे क्वेश्चन, नो इश्यूज, और मैं पूरा कॉन्फिडेंट था। कह रहे ठीक है चलो ये बताओ, एसबीआई की बैलेंस शीट के दो रेशो बताओ जो बैलेंस शीट शो करते हो, और दो बताओ जो पीएनएल शो करते हो एसबीआई का। अब ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन आ गया। तो दो रेशो मैंने बताया, कहते हैं ये तो कंपनीज के रेशो है, बैंक के थोड़ी है। तो मैं कहा सर मुझे नहीं पता। कह रहे आप अकाउंट के स्टूडेंट हो, आपको ये भी नहीं पता क्या ऑडिट करते हो आप? मैं कहा मैडम सर ऑडिट अच्छी करता हूँ मैं, मेरे अच्छी एपीआर रैंकिंग है, सब कुछ सही रहता है। कहते हैं ठीक है, आपने फॉरेक्स रिजर्व बता दो, फॉरेक्स रिजर्व को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर दो। लास्ट तक आके उन्होंने पूरा ग्राइंड कर चुके थे मेरा। तो बट ऐसे था कि मैंने इंटरव्यू काफी दिए थे मैम, तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज तो नहीं हुआ, मैं आराम से बात कर रहा था उनसे। वो हंस रहे थे तो मैं भी हंस रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच बीच में वो कह रहे कि चलो फॉरेक्स रिजर्व बता दो, रुपीज में कन्वर्ट कर दो। रुपीज में कन्वर्ट करके कहते ठीक है, अब हो गया इंटरव्यू, ये इंटरव्यू होगा। तब मैंने मन बना लिया कि नहीं होगा आरबीआई, अब तो श्योर है। अब नहीं हो सकता। इतना उन्होंने मुझे ग्राइंड किया और मुझ पर हंस रहे थे वो इतना ज्यादा, अब तो कभी नहीं होगा। मैं कहा चलो ठीक है, अब अपने नेक्स्ट ईयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ढंग से तैयारी करेंगे, सब चीजें करेंगे। तो हफ्ते बाद तो रिजल्ट ही आ गया था हम्म। पास। हार्डली 4-5 डेज में रिजल्ट आ गया। एक्चुअली जितने हाँ। भी स्टूडेंट्स को हमने इंटरव्यू के लिए मेंटोर किया, हमने यही कहा कि यार आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, आप डरना मत, बी कॉन्फिडेंट एंड तक, एंड यू वर एक्चुअली कॉन्फिडेंट इतना ग्राइंड होने के बाद, तो नंबर ठीक ही मे भी मिले शायद होंगे। तो इसी वजह से पास किया उन्होंने। बहुत उन्होंने काफी मैटर कोशिश करती की, है, किसी काफी। ग्राइंड करने में हर किसी का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हंस रहा था मैम, जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ ऐसी बात कर रहा था मैम के साथ। बिल्कुल सही मैच है, वो मुझ पर हंस रहे थे, क्या ऑडिट करते हैं? मैं क्या, नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है सर, बढ़िया मार्क्स मिलते हैं अपने को, बढ़िया ऑडिट करते बिकॉज हैं। फेज 1 फेज 2 में आपका सब कुछ जो टेस्ट होना था हो गया है, इस बार वो आपका जी जी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड आपका पर्सनल जी इंटरपर्सनल स्किल्स, दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। जी। तो लेकिन आप का इतना टाइट शेड्यूल था, आप इतना फुल टाइम जॉब है, तो हाउ वर यू मैनेजिंग द टाइम है? मैं कुछ तो मैम मेरी आदत काम आई अखबार पढ़ने की और जीके थोड़ी सी रखने की डेली। सुबह थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता, मुझे उठने का 1 घंटा टाइम मिलता, तो मैं पढ़ लेता था। ऑफिस मेरा रहता था सुबह 9 बजे से लेकर रात को, भगवान भरोसे, जब भगवान चाहेगा तभी मुझे छोड़ेंगे वो। तो रात को 8 भी बज जाते, 9 भी बज जाते कभी कभी। ऑडिट में मैम कभी कोई पैरा अगर फंस गया, उसकी कोई आपको चीजें देखनी है, वो फाइल्स देखनी पूरी करनी है आज, तो करनी ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बिल्कुल फैंटेसी टाइप जॉब है मजे करो, ऐसा कुछ नहीं है उधर। काफी ज्यादा टफ जॉब है। तो सैटरडे संडे को टाइम निकालता निकालता था मैं पढ़ने के लिए। कई जो बंदे वेकेशंस पर जा रहे थे और कर रहे थे कि चलो चलते हैं बाहर, वो कैंसिल किए।
कि नहीं जाऊंगा, और लंच टाइम में जो टाइम मिलता था उस टाइम पे पढ़ता मैं। ऐसी टाइम निकालना पड़ेगा मैम जॉब के साथ तो। सही बात है। सो आप और बाकी जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या रेकमेंड करना चाहेंगे कि ये चीज तो करनी ही करनी है? एक तो कंसिस्टेंट रहे मैम, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10 दिन पढ़ रहे हो बहुत ज्यादा, फिर नहीं पढ़ रहे आप 10 दिन, तो वो काम का नहीं है। कंसिस्टेंसी, आप जब बिल्कुल कम पढ़ो, बिल्कुल कम, आपसे 1 पेज डेली पढ़ रहे हो ना, पर कंसिस्टेंट हो, तब बेटर हो उनसे जो 2 पेज डेली पढ़ रहे हैं। तो आप कंसिस्टेंट रहो, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो मैंने आपको मिनिमम चीजें बताई, टाइपिंग स्पीड, सीटिंग, इन चीजों को इग्नोर ना करें। आंसर बनाना, खुद के आंसर बनाना। बने बनाए आंसर देखे हैं मैंने, सर्च करते हैं लोग बने बनाए आंसर, तो उसको पढ़ लेंगे, उसी को लिख लेंगे, वो मैटर नहीं है। खुद अब जब तक आंसर नहीं बनाओगे जरूर, और खुद में रिसर्च करके पढ़ो। जितना आप रिसर्च करके पढ़ोगे ना, उतना आपका माइंड ज्यादा स्ट्रांग होगा। आपको बना बनाया मिल जाएगा सब कुछ, तो आप कभी नहीं कर पाओगे इतना। आपको रिसर्च ही नहीं किया आपने। मैंने एक टॉपिक की रिसर्च की, उसके अंदर से 4 पॉइंट एक जगह मिले मुझे, दूसरी जगह देखा मैंने 8 पॉइंट लिख रखे थे। तो मेरा दिमाग चला ना कि मुझे 8 करने हैं, 4 करने हैं, क्या है ये। फिर मुझे पता लगा कि इसी को एक्सप्लेन कर रखा है उन्होंने आगे। तो ये चीजें मैम आप रिसर्च करोगे तो ही समझ आएंगी। तो ये है कि आप रिसर्च करो, और टॉपिक में फोकस करो, ना कि आरबीआई ग्रेड बी पे, कि आरबीआई ग्रेड बी लिखा है तभी हम पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। आप अपना नॉलेज लो, नॉलेज लोगे, आप पेपर दे के आओगे, अच्छा ही होगा पेपर। बिल्कुल। ओके। थैंक यू अभिषेक। जी।